ऑनलाइन कक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, पढ़ाने का कार्य भी शुरू हो चुका है, वीडियोस देखे जा रहे हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि पढ़ने का भी कार्य शुरू हो चुका है। अगेन दिस वन इज माय सेकंड सेशन, चैप्टर 1, क्लास 9th, ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर इंडिया, साइज एंड लोकेशन। कल चर्चा शुरू हुई थी, क्या क्या चर्चा हुई? चर्चा क्या क्या हुई? भारत के विषय में चर्चा हुई, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के विषय में चर्चा हुई, भारत के क्षेत्रफल के विषय में चर्चा हुई, भारत की भौगोलिक सीमा, जो सीमा रेखा है वो स्थलीय कितना किलोमीटर है, जलीय कितना किलोमीटर है, चीज़ों पर चर्चा हुई। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम अब जो चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड पे करने जा रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, इफ यू आर हैविंग द बुक, अगर आपके पास किताब है तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। जो पहला पेज है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके नीचे के पिक्चर को देखिए, उसमें क्या दिख रहा है? पिक्चर के नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है, इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया इन द वर्ल्ड। भारत आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। भारत आपको अगर कलरफुल किताब होगी तो येलो कलर में एशिया के दक्षिण में दिखाई दे रहा हो। मैं अब आगे किताब की चीज़ों को शेयर करूं उसके पहले मैं पुनः एक पुनरावृत्ति कर रहा हूं। मूलतः भारत वहां नहीं था जहां आज आपको दिखाई देता। मूलतः भारत वहां नहीं था जहां आज आपको वो दिखाई देता है। वस्तुतः इफ यू विल स्टडी in deep manner, then you will find out the fact that the southern part of Asia was likely to be ended as Tethys Sea, टेथिस सागर के तौर पे वो समाप्त हो रहा था। और जो आप भारत का जो पूरा नीचे का हिस्सा देखते हैं, मैदानी हिस्सा, वो टेक्टोनिक प्लेट पहले आप बगल में देखेंगे ग्रीन कलर का अफ्रीका है, उसके राइट हैंड साइड में नीचे में मेडागास्कर एक जगह है, और यू कैन टाइप ऑन गूगल मेडागास्कर। यह भी भूखंड वहीं पर था, यह भी भूखंड वहीं पर था। और वहाँ से ऊपर की ओर जाते 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 यह जो एशिया के भूभाग है उसके अपने अभी के स्थान पे जाकर सट गया। एशिया का प्लेट ऐसे था। अब देखिए इस चीज़ को एक सेकेंड, बाय द हेल्प ऑफ 2 पेन लाइक दैट। दिस वन इज द प्लेट ऑफ एशिया एंड दैट वन इज द प्लेट ऑफ इंडिया, दैट वन इज द प्लेट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? ये नीचे से आया, आते 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 यहाँ पर आया। नाउ व्हाट यू आर सीइंग, ये नीचे था, इंडियन प्लेट जो था, टेक्टोनिक प्लेट, वो नीचे था। वो क्या हुआ, स्ट्राइक करना शुरू किया, उसका जो लेवल था वो थोड़ा नीचे था, स्ट्राइक करना शुरू किया, और जिसका नतीजा हुआ कि जो ये था प्लेट, ये इसको ज़बरदस्ती फोर्स करके ऊपर कर दिया और ये इसमें घुसा। और यही जो ऊपर मूवमेंट हुआ, दैट वन काउजेज द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन रेंज। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि वो जो टकराव हुआ और जो एशिया के प्लेट थे और जो ये इंडिया आया,
ये थोड़ा नीचे था तो ये क्या किया, ढकेल कर और जगह बनाया, जिसके कारण क्या है, यह प्लेट ऊपर उठा और जिसके कारण उस टकराव के कारण क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि वस्तुतः जो आज हम भारत को देखते हैं वो भारत था नहीं। भारत एक प्लेट है, जो ज्योग्राफी में इस चीज़ को समझना अनिवार्य है कि अर्थ के अंदर लिक्विड्स हैं जिस पर ये जो प्लेट्स हैं वो तैर रहा है, एंड यही जो प्लेट तैर रहा है दैट इज़ नोन एज लाइक, अब इसको आप एज अ कॉन्टिनेंट बोलिए या जो भी आप इसको नाम देना चाहें इजीली आप दे सकते हैं, लेकिन ये प्लेट्स थे और वस्तुतः करोड़ों करोड़ वर्ष पहले ये सब एक जगह थे। वहाँ से ये बिखर कर सेपरेटेड हुए हैं और जहाँ तहाँ फैले हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द लेयर ऑफ द कोर। जो धरती के अंदर लिक्विड है उस पर यह तैरते रहता है और जिसके कारण कि इसमें मूवमेंट होते रहता है, जिसको कि हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख पाते। दिस वन इज़ द फैक्ट। भारत के अगर लोकेशन की बात की जाएगी तो डेफिनेटली इस चीज़ को आपको रखना है दिमाग में, इस चीज़ को आपको रखना है दिमाग में कि भारत, इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है, और जिसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन। मीन्स आवर कंट्री इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया continent and in Indian Ocean is again in the south of the Indian country। जो भारत देश है उसके दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन, और इसी के कारण इसका नाम इंडियन ओशियन या हिंद महासागर पड़ा। अब कल जब आपसे चर्चा हो रही थी, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट थिंग्स वी वी आर डिस्कसिंग यस्टरडे, like according to the size of country India is the 7th largest country। सही बात है ना, जनसंख्या के आधार पे गर्व से कहते हैं कि दूसरे स्थान पर है, टॉप कर जाएंगे अगर हम तमाम भारतवासियों का सहयोग इसी तरह से हम लोगों को मिलते रहा और हम लोग राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान में लगे रहे, तो बहुत जल्द हम लोग, कुछ वर्षों में, बहुत जल्द हम लोग चाइना को पराजित कर देंगे जनसंख्या के मामले में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द सिस्टम, उन सभी चीज़ों की, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम, इसकी बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन सिस्टम का, पॉपुलेशन की बात। तो वो तो ईश्वर की जब कृपा होगी तो हम लोग फर्स्ट कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल सेकेंड पर हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द लैंड करेंटली वी आर ऑन द 7th पोजीशन। अब सवाल आता है तुम लोगों के साथ कि सर हम लोग तो बहुत सीधे हैं सर, आपने 7वां कह दिया, हमने 7वां सुन लिया, इच्छा ही नहीं हुई कि पहला कौन है और छठा कौन। तो बात ऐसे तो होगी नहीं, बात ऐसे खत्म तो हो नहीं पाएगी। देन डेफिनेटली वी आर here and we are responsible to know at least all the remaining 6 countries which is larger with respect to our country India। अब चूँकि 40वें 45वें नंबर पे तो है नहीं जो जानकारी नहीं होगी, और सिंबॉलिक जो है 2 चीज़ याद रखेंगे। अब किताब में तो काफ़ी चीज़ें दी हुई होती हैं तो उतना याद रखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन 2 चीज़ों को तो याद रखना होगा। पहला कि भाई जो नंबर 1 है उसका अप्रॉक्स स्क्वायर किलोमीटर कितना है, और जो जस्ट बड़ा है वो हमसे कितना बड़ा है, इसका 2 आंकड़ा याद रखना हो। तो सबसे पहला नंबर पे आता है रसिया। ये सभी व्यक्ति जानते होंगे, रूस के टूटने के पहले यूएसएसआर था, तब भी टॉप था। अब जो छोटे छोटे देश उससे अलग भी हो गए हैं, तब भी नंबर 1, चूँकि अप्रॉक्स जो कंप्लीट साइबेरिया है वो रूस का ही हिस्सा, कंप्लीट जो साइबेरिया है वो रूस का ही हिस्सा है, तो इसीलिए रसिया बहुत बड़ा हो जाता है। तो नंबर 1 पे है रसिया। दूसरे पर है कनाडा, जहाँ के शासनाध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, याद होगा। तो नंबर 1 रसिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। तो अब
ये 6 याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्वाइट गुड, आई एम क्वाइट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस कि भाई हमको तमाम रूस, अब ये दिमाग में देखो कैसे कैसे रूस अब तुम्हारे दिमाग में होगा। रूस जो अब मैं याद कराने की भी एक विधि बताता हूँ, अगर एटलस तुम्हारे दिमाग में होगा तो रूस को तो दिमाग में रख लो कि साइबेरिया है तो रूस तो ऊपर में है सर, वो एशियाई के ऊपर में है पूरा फैला हुआ, तो रूस कर दिया। अब उसके बाद याद रखना है कनाडा। कनाडा के जस्ट नीचे, अगर कनाडा आप नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं तो कनाडा से जस्ट नीचे क्या आता है? अमेरिका आता है। कनाडा से जस्ट नीचे क्या आता है? यूएसए आता है, तो यूएसए याद हो गया। जब कनाडा और यूएसए मतलब 3 रैंक तक हम लोग याद कर लिए, अब उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा बीच में अपने से ऊपर बड़ा दिखता ही है चाइना, तो चाइना को ले लिए, और ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें याद रखना है कि जहां भारत का क्षेत्रफल 3.28 है, वहीं पर रशिया का 17.09 है। मतलब लगभग मान के चला जाए कि लगभग 6 गुना से थोड़ा कम, लगभग 6 गुना से थोड़ा कम, और लगभग 2.5 गुना पर कौन है? भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज़ को याद रखना है कि 3.28 इज़ फॉर इंडिया, 3.28 इज़ फॉर इंडिया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? याद रहेगा? याद तो रहना चाहिए। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के लिए है, तो आपको याद रखना है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए है? रूस के लिए है, और 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल भी मैंने चर्चा किया था, वो आज भी मैं आपको चर्चा करता हूँ, समय रेखा, राष्ट्रीय समय रेखा। जैसे हर देश पूर्व से पश्चिम की ओर फैला होता है ना, फैलाव होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि देश की स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी, वो इस तरह से फैला होगा। अब इधर अरुणाचल है तो इधर गुजरात है तो फैला होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल टाइमलाइन मूलतः गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की घड़ी अलग समय नहीं बताया। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक देश में कम से कम तो एक समय रेखा निर्धारित की जाती है। तो भारत में भी मैंने आपको बताया था कि भाई इलाहाबाद है, आपके बुक में मिर्ज़ापुर नाम दिया हुआ है तो आप मिर्ज़ापुर को भी याद रख सकते हैं, बट याद रखिएगा मूलतः इलाहाबाद है। हम बचपन से पढ़े हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के ही समय को आधार मान के पूरे भारत का समय सेट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अब आपको बताता हूँ। भारत की स्थिति है जब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, अमेरिका कहाँ है? 9.83, मतलब 3 गुना। तो स्वाभाविक है कि फैलाव ज़्यादा होगा अमेरिका का। अमेरिका में 5 टाइमलाइंस हैं, अमेरिका में 5 टाइमलाइंस है, भारत में 1 टाइमलाइन है। कौन है? इलाहाबाद, या आपकी किताब के अनुसार मिर्ज़ापुर। लेकिन अमेरिका में काफ़ी समय का गैप हो जाता है, जिसको कि बनाए रखने के लिए 5 टाइमलाइन बनाया गया है। 5 टाइमलाइंस आर नेशनल टाइमलाइंस आर प्रेजेंट इन यूएसए। अब अगले क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फिर किस चीज़ को लेकर कि भाई इनफैक्ट वी विल डू वन थिंग, थोड़ा सा लंबा होगा। अब बात आती है कि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से, 1 मिनट स्नैपशॉट देखने दो, आपने बहुत अच्छे तरीके से भारत के बारे में बताया, भारत के अक्षांश देशांतर के बारे में बताया, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यू टोल्ड अस अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, लेंथ ऑफ इंटरनेशनल लाइंस, सब कुछ बताया, पोजीशन, साइज ऑफ इंडिया, विच कंट्रीज आर बिगर देन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब इसके बाद अब आता है हमारे लिए कि एक मूल चीज़ याद रखना है कि जो उत्तर से दक्षिण मीन्स नाउ आई एम टेकिंग टू आउटर मोस्ट पार्ट
one in अरुणाचल प्रदेश एंड सेकेंड वन इन गुजरात. मतलब ईस्ट और वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैप के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहा हूँ. तो जो सुदूरतम बिंदु हैं, जो सुदूरतम बिंदु हैं, उनके विषय में बात हो रही है. तो अगर उन दोनों के बीच की दूरी को देखा जाए तो वह दूरी होती है 2933 किलोमीटर. वह दूरी कितनी होती है? 2933 किलोमीटर. इट मीन्स इन अनदर वर्ड, इफ समबडी विल आस्क इट टू यू दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द मैक्सिमम लेंथ of India, then it will be 2933 kilometer, and on the just like that north to south, it means the topmost point in Jammu Kashmir and the southernmost point means Kanyakumari, it will come around 3214 kilometer. मतलब भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर की सबसे लंबी दूरी है और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है. इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है. भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है. अगेन याद रखना, एज अ पॉइंट ऑफ फैक्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू इंडिया इज क्रॉसिंग ओवर 82 डिग्री 30 मिनट्स. मेजर सिटी इलाहाबाद और मिर्जापुर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर टेकिंग. नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. देश की भौगोलिक स्थिति चलेगा, देश की मानचित्र पे स्थिति चलेगा. अब बात आती है देश के व्यापार की. तो यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इफ़ यू विल स्टडी इन द हिस्ट्री देन यू नो दैट इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज गोल्डन बर्ड. सोने की चिड़िया थी. क्यों थी? वाई? ड्यू टू इट्स सिस्टम. भारत का एक सिस्टम था विच वॉज बेस्ड ऑन एज वेल एज ट्रेडिशन एज वेल एज ट्रेड. आप जानते होंगे कि प्राचीन काल के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जानकारी मिलेगी कि भारत का व्यापार उस जमाने में भी मसाला के लिए काफ़ी दूर तक होता था. भारत का भी व्यापार उस वक्त मसाले के लिए दूर दूर तक होता था. तो इंटरनेशनल ट्रेड नया चीज़ नहीं है. इन आवर हिस्ट्री वी कैन, और यू हर्ड अबाउट द सिल्क रूट. सिल्क रूट के बारे में चर्चा होती है. यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल. सिल्क रूट भारत लिख दीजिए, सिल्क रूट इंडिया. वो प्राचीन काल की जो चर्चाएं हैं वो इजीली आपको समझ में आने लगेंगी. तो भारत शुरू से ही एक उम्दा प्रकार से व्यापार का केंद्र रहा था, जहां मतलब भारत के लोग दूर दूर व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए थे. तो वो आज भी है. लाइक विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों के माध्यम से आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान से कभी सामान का आदान प्रदान ट्रेड होता है, कभी बांग्लादेश से होता है, कभी बर्मा से होता है. फिर जिन जगहों से हम स्थलीय तौर पर, लैंड के तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पे समुद्री रास्तों से व्यापार होता है. आपको याद होगा कि भारत के व्यापार के लिए ही मूलतः जो मार्केट है, आज भी आप पढ़े होंगे स्वेज नहर. तो स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है भाई? आज के समय में अभी अगर हम लोग व्यक्तिगत मतभेद को हटा दें तो व्यापार के दो प्रमुख केंद्र में भारत और चीन है. अभी मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा की कम, लेकिन हाँ, ये दोनों सशक्त राष्ट्र हैं. तो जब दोनों सशक्त राष्ट्र हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दुनिया की यूरोपियन कंट्री और इनको भाई ट्रांसपोर्टेशन का टाइम तो घटाना होगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब घटेगा तभी तो कॉस्टिंग घटेगी और प्रोडक्ट सही दाम पे मिलेगा, जिसका नतीजा है कि स्वेज कैनाल है. तो समुद्रों के लिए, जलीय ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग समुद्र महासागर का इस्तेमाल करते हैं, कैनल्स का यूज करते हैं. और जो काफ़ी दूरी पर हैं उसके लिए हम लोग
वायु मार्ग से भी जुड़े हुए रहते हैं, कार्गोज से भी जुड़े रहते हैं। और भारत के व्यापार की अगर चर्चा समझनी है, भारत के संबंधों की चर्चा विदेश से समझनी है, तो आप श्रीलंका की चर्चा तो रामायण में है। श्रीलंका तो निकटवर्ती देश है ना, नाइबर्स है, उसकी चर्चा है ना। लंका का ही राजा थे रावण ना। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में आज भी आप अगर पाश्चात्य सभ्यता को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि चाणक्य कहाँ पढ़ाते थे। तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा, वो अभी कहाँ है। मतलब भारत भौगोलिक तौर पे बड़ा ही समृद्ध राष्ट्र रहा, और आज अलग अलग राष्ट्र इस बात को साबित करते हैं कि हाँ, हम कभी ना कभी इसी सभ्यता और इस संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना है, और इसी के आधार पे आज का आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, चैप्टर 1। नाउ आई एम होपिंग दैट यू विल राइट ऑल द नोट्स, you will complete the notes, you will make the question and answer, as well as you will complete the question answer and objective questions with respect to your reference book. दोनों किताबें CBSE के लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स के लिए। तो सबको लेकर चलना है, समग्र शिक्षा होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ही है, आप लोग जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल समझेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहे। सो स्टडी हार्ड, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे।